स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और ये 20 क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन या फिर 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग एकदम पेशेंस रख के इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो की एक मोटिवेशन कोट के साथ, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपनी वीडियो को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं और यहाँ पे मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। 26 और 156 का लासा दिया है और आपको मासा ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल करते वक्त क्वेश्चन को हल लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दिया है 26 और 156 का लासा कितना दिया है? 156। तो आपको ज्ञात क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा है इसको मैं बता देता हूं। फॉर्मूला आप लोगों के लिए है लासा गुणे मासा इक्वल होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो स्टूडेंट्स, 26 और 156 का लासा आपको दिया गया है, तो लासा दिया गया है 156, यहाँ पर रख देना है 156 मल्टीप्लाई मासा कुछ नहीं दिया, इसको मान लेना है x और दोनों संख्याओं को गुणनफल, तो 26 मल्टीप्लाई 156। अब स्टूडेंट्स, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 26 इंटू 156 ऐसे लिख देंगे, अपान में भेजेंगे इस नंबर को। ये जो 156 है ये कहाँ जाएगा? अपान में जाएगा, तो 156 हो जाएगा यहाँ पे अपान में। अभी दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और आपका x का मान आ जाएगा 26। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से जो 26 ऑप्शन होगा वही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन को। रूट 25 का मान जो होता है ये होता है 5। इसका मतलब इसका तो मान निकल गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन बी की ओर। 5 तो अपने आप में क्या है? ये पूर्ण संख्या है, बट ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है। ये अगर निकलेगा भी तो दशमलव में जाएगा। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, रेखाओं x - 2 बराबर 0, y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? इसका कहने का मतलब यह है कि आपको x और y का मान निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे। दिया गया है x - 2 = 0 और y + 6 = 0। इसको ऐसे लिख लेंगे।
अब हमें किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब किस बिंदु पे काट रहा है। तो यक्स का मान निकालेंगे, यक्स माइनस टू इक्वल टू 0 है, यक्स का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, -6। तो इस तरीके से x का मान 2 और y का मान -6। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2, आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 2 और माइनस का 6, ये आपका ऑप्शन इज द राइट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 और माइनस का 6 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होना चाहिए, और एक हल होने के लिए हम कौन सी इक्वेशन फॉलो करवाते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। क्या ये सही है, आप लोग बताइए। b2 बाई b1 इक्वल टू c1 बाई c2, ये तो एकदम से गलत है, क्योंकि उल्टा तो कभी सही हो ही नहीं सकता। c1 बाई c2 इक्वल टू a1 बाई a2, ये भी नहीं सही है। तो कौन सा सही होगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स मूलों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल आप लोग याद कीजिए, मूलों का योगफल क्या होता है फार्मूला, क्योंकि ये आप लोग तो पढ़े ही होंगे, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इस वाले इक्वेशन में ये हो जाएगा क्या, ए, ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपको जो आंसर आ जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है, माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू है माइनस का 3, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है 5, हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/5। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, 3/5, ये ऑप्शन ही क्या है, ये करेक्ट है। अब चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन कह रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि शांत जल में, शांत का मतलब होता है पानी अगर ठहरा रहता है तो उसको हम बोलते हैं शांत जल, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल का मतलब क्या होता है, जिस तरफ पानी बह रहा होता है, जब बहता हुआ पानी मिले तो उसको बोलते हैं धारा, और जब पानी शांत है, जैसे तालाब में पानी शांत होता है तो उसको बोलते हैं शांत जल। तो कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर शांत जल में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति हावर है, 8 किलोमीटर प्रति हावर है। उसको कह रहे कि अगर जब पानी बह रहा होता है, पानी जब बह रहा होता है तेजी से जिस तरफ, और उसका कितना है, कह रहा कि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा कि धारा के विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसकी चाल कितनी होगी। धारा के विपरीत दिशा का मतलब होता है जिस तरफ पानी नहीं बह रहा होता, जस्ट उल्टे उल्टी दिशा में। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 5 किमी पर हावर, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में वैसे भी व्यक्ति स्लो ही चलेगा, धीमा ही चलेगा, तो इससे तो धीमा ही चलेगा। तो 5 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी स्क्वायर और 45 सेमी स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 और 45, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज के त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, अनुपात दिया है कितना, 20 और 45, 20 और 45।
अगर इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 नवा 45। तो आपको जो आंसर आ जाएगा 4/9, ये आपका आंसर आ गया। अब देख लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है, ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, के बीच की दूरी, तो हमें दूरी का फार्मूला लगा देना है और हमारा आंसर आ जाना है। तो सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। अब जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो दिया गया है बिंदु x1 का मान दिया गया है, x1 का मान कितना दिया है 2, और y1 का मान दिया है 3, x2 का मान दिया है, x2 का मान क्या है 4, और y2 का मान कितना है 1 है। तो अब लगाएंगे दूरी के सूत्र, लिखेंगे दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे x2 का मान क्या है, x2 का मान है 4 रखेंगे, x1 का मान कितना है 2 है, रख दीजिए, y2 का मान 1 और y1 का मान 3। 4 में से अगर 2 जाएगा 2 का स्क्वायर होता है, प्लस 1 माइनस 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है। अब 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इस तरीके से इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 2√2। ये आपका क्या हो गया दूरी, आंसर आपका यही हो गया। तो 2√2 इज द राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यदि बिंदु A 1,2, O 0,0 और C A व B संरेख है तो क्या बराबर होगा। तो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट ए दिया गया है, 1,2, 1,2, O दिया गया है 0,0, C दिया गया है A, B। कह रहा है कि संरेख है। तो स्टूडेंट संरेख के लिए फार्मूला होता है, संरेख के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है 0। अगर संरेख है तो अब हम क्या करेंगे, इसी पे मान सारे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे मान दिया गया है। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ये है x3 और ये है y3। मान रख दीजिए, x1 का मान है 1 हो गया, y2 का मान है 0, y3 का मान क्या है b है, y3 का मान b है, प्लस रखिए x2 का मान है 0, तो ये 0 रख दीजिए, y3 का मान b है, माइनस y1 का मान 2 है, प्लस करिए x3 का मान a है, y1 का मान 2 है और y2 का मान 0 है। इसको रखे 0 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे 0 आएगा, b में कराएंगे तो माइनस का b आएगा। 0 में अगर मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस कर लिख देंगे 0, प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 2a आएगा। अब इसको रखिए 0 के बराबर।
अब 0 से कोई मतलब नहीं, b को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो आपका जो संबंध हो जाएगा 2a बराबर b, और यही क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो इस तरीके से 2a बराबर b जहां भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 शीर्ष है, किसके शीर्ष है ये आपको बताना है। तो एक दिया गया है बिंदु आपको -4,3, -4,0, 3 नहीं 0। आगे दिया गया है 4,0, अगला दिया गया है 0,3। ये आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं, ए बी सी, किसी ट्रायंगल के ये शीर्ष है। कोई ट्रायंगल है जिसके शीर्ष है ये, कह रहा है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा आपको बताना है। तो अगर फ्रेंड्स अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये -4 है और ये +4 है, तो एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, लेकिन साइड तो आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी। और तीसरी क्या दिया है यहाँ पे, 3 दिया है। या फिर आप लोग डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। ए का मान दिया गया है -4,0, 4,0 और 0,3। तो अगर दो पॉइंट्स आपको इक्वल दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मान आने वाला है वो आपका इक्वल ही आएगा। तो दो साइड पहली बात इक्वल है, इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होती है। इस तरीके से ये बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप इन दोनों साइड को निकाल लीजिए, ये साइड निकाल लीजिए दूरी का सूत्र लगा के, इस साइड को निकाल लीजिए दूरी का सूत्र लगा के, और इस वाली साइड को भी दूरी का सूत्र लगा के निकाल लीजिए, और आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा कि समद्विबाहु या फिर समबाहु है। अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अगला टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, सॉरी, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा इसी में था। कह रहा है कि साइन ए, कह रहा है कि साइन साइन ए इक्वल टू 4/5, तो tan ए का मान क्या होगा। साइन ए दिया गया है, साइन ए इक्वल टू 4/5, तो आपको tan ए का मान बताना है। tan ए का मान क्या होगा ये बताना है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ये आपको पता होगा। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और tan में भी क्या आता है, लंब आता है, जो सबसे ऊपर आएगा 4 वही आपका आंसर हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कि 4 किस वाले ऑप्शन में आया है। तो 4 केवल एक में ही आया है ऊपर, क्योंकि हमें ऊपर ही चाहिए लंब, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर वैसे डिटेल में करना है तो आपको पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, मैं उसको भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आप बनाएंगे ट्रायंगल, ये हो गया समकोण त्रिभुज, और इसमें आपको दिया गया है साइन ए। मैं थीटा को यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये ए है, यहाँ पे बी है और ये सी है। इसके सामने क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये वाली भुजा निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस, इसको हम मान लेते हैं x, हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 16 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। घट जाएगा, कितना आएगा, 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे √9 इक्वल टू एक्स, आपको जो आंसर आ जाएगा एक्स का आ जाएगा 3। तो जो आधार है कितना है, 3 है। इस तरीके से लंब कितना हो जाएगा, लंब है जहाँ पे 4,
तो 4 लिख दोगे और आधार कितना है 3 है, इस तरीके से 3 4/3 वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे शानदार वीडियो हम लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग टॉपर बनिए, अपने लाइफ में टॉपर बनिए, क्योंकि जब तक अंदर से जुनून नहीं आएगा तब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप टॉपर बन ही नहीं सकते। तो आप लोग बस 1 महीने एग्जाम है, तो आप उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रात दिन एक कर दीजिए, 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे जितना पढ़ सकिए उतना पढ़िए, घूमने का कोई नाम मत लीजिए। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका हमें मान बताना है। अब इसका हमें मान बताना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रखेंगे, जैसे है वैसे रख दीजिए, प्लस अब हमें फार्मूला पता होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा ये कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे है। अब 1/sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है सा का, जब भी ऐसा फार्मूला है तो इसका मान होता है 1, और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा, इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1, और जो 1 होगा आपका आंसर एकदम से राइट होगा। ये आपको हो गया आंसर। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज ऐसा होता है जो हमेशा समरूप ही होते हैं। तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है और एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है। क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे? अगर मान लेते हैं कि अगर ये 6 है और ये 5 है, इसमें यहाँ पे ये 3 और 3 है और यहाँ पे ये है 4, क्या आपस में समरूप हो सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड क्या है, आपस में रेशियो जो है बराबर नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। इस साइड का और इस साइड का आपस में बराबर तो हो जाएगा, बट इसका बराबर नहीं होगा। इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप नहीं हो सकते। क्या समकोण त्रिभुज आपस में समरूप हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग साइड होती है। सर्वांग सम ये नहीं होगा, लेकिन समद्विबाहु जो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज जो डी ऑप्शन है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि सभी साइड आपस में क्या होगी, रेशियो समान होगा। सभी साइडों का रेशियो आपस में समान होगा, क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल होंगी, इसलिए समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, इस वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। इस परिधि दिया गया है और इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्किल है, ये है आपका ये सर्किल, मैंने ड्रा कर दिया सर्किल। और कह रहा है कि इसका एक चतुर्थांश कितना होता है, तो मैं आपको एक चतुर्थांश आपको बता देता हूँ। एक चतुर्थांश ये होता है कुछ इस तरीके से, इतना भाग अगर ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश। मतलब कि ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। अगर 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। तो एंगल तो हमें पहले से पता चल गया, थीटा कितना दिया है
90 डिग्री। और यहाँ पे कुछ दिया गया है परिधि, कह रहा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे दिया गया है 22 आपको, तो 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है। अब 22 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आर यहाँ पे बचा हुआ है, और 7 दूनी 14, 2/7 यहाँ हो जाएगा 7/2, जस्ट उल्टा। तो आर का मान आ गया। अब कह रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 रखिए, बटे 360, पाई का मान 22/7, और आर का मान 7/2, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया, कट गया। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, ER 2 22, ER 7 77, तो 77/8 आपका आंसर आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। 77/8, तो 77/8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से हम 15 क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करा चुके हैं। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन जो लास्ट के बचे हैं उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वलय को निर्मित करने वाले दो सकेंद्री वृत्तों की परिधियां 88 व 66 सेमी है, तो वलय की चौड़ाई क्या होगी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वलय जो है कुछ ऐसे ही होगा, ये आपको दिया गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पहले वलय बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये पहला वलय है, दूसरा वलय इसके अंदर बना देते हैं, ठीक। ये दूसरा वलय है, कुछ ऐसे रहेगा, फ्रेमिंग कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक की परिधि दिया गया है 88 और दूसरे की परिधि दिया गया है 66। तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। अगर 88 दिया गया है तो इसको बोलेंगे यहाँ पे परिधि, इसको C1 बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। एक का दिया गया है 88 और C2 दिया गया है 66। इससे आप R निकाल लीजिए, क्योंकि 2 पाई R रखेंगे, 2 पाई R, 22/7 पाई का मान, और R का मान नहीं पता है, R1 निकाल लीजिए। ऐसे इसको निकालिए, 2 इंटू 22/7 इंटू में R2 इक्वल टू 66। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे दिया गया 88। अब R1 का मान निकालना रहेगा, क्या करेंगे हम? 88 ऐसे लिखेंगे, इंटू 22 7 बटे में 22 दूनी 44। ऐसे इसको सॉल्व करिए। R2 का मान 66 इंटू 7 बटे में 44। अब 44 दूना 88। अब इसको काट दीजिए, तो R1 का मान क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, और यहाँ पे 22 दूनी 44, 22 3 66, 7 3 21, 21/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा? 10.5। इसका मतलब जो पहली रेडियस है ये 14 है, यहाँ से अगर रेडियस में नापूंगा तो ये है 14, कितना है? 14 सेमी। और जो अंदर वाली रेडियस है, ये रेडियस, ये कितना है? 10.5 है। तो चौड़ाई यही तो होगी, ये जो बीच वाली बची हुई है ये क्या होती है? चौड़ाई। हम चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 14 माइनस 10.5, 3.5, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 3.5 या फिर 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी तथा भीतरी व्यास 3 सेमी है, तो उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई इतना सेमी है, तो पाइप का प्रयुक्त आयतन ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी, भीतरी व्यास 3 सेमी है, उसकी लंबाई 20 सेमी है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से होमवर्क में है, ये अपने आप से कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी बेलन का आयतन क्या होता है, किसी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि पहला ऑप्शन इज राइट है। कि माध्यिका क्या होगी, इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। चलो बच्चों, कह रहा है कि यहाँ पे 2, 8, 4, 6 एंड देन 5 की माध्यिका बताना है हमें। तो जब भी यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे इसको हम अ, आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम कैसे होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, तो यहाँ पे 2, उसके बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। अब इसमें हम देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या कितनी है, 5। यन जो है कितना है, ये 5 है। तो ये क्या है, विषम है, क्योंकि 5 अपने आप में क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ फार्मूला बोलेंगे माध्यिका, माध्यिका बराबर 5 + 1, पहले फार्मूला लिख देते हैं, n + 1/2, तो 5 + 1/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पद, तीसरा तीनवा पद। अब तीनों पद कौन सा है, गिन लेते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो लिखेंगे यहाँ पे माध्यिका इक्वल टू 5, माध्यिका इक्वल टू 5, इस तरीके से। आगे कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य अपने आप से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। तो ये होमवर्क में है और ये होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट्स, अंत में स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के जरिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर ला सको एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी बहुत सारी शानदार वीडियोज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे हाई स्कूल का पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, सभी के सभी सब्जेक्ट को हम अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं, और आपको टॉपर बना के ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जुनून और आपका जुनून साथ में है। तो दोस्तों के लिए यहीं तक, आगे एक वीडियो हम कल फिर से लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।